गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज इस वीडियो में हम बीएड का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है फेजेस ऑफ टीचिंग। सो फेजेस ऑफ टीचिंग इस लेसन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है वो आप यहाँ पर सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिले तो आप किस तरह से लिखोगे, या आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिले तो आप किस तरह से लिखोगे, ये हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, टीचिंग जो है इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन के प्रोसेस का। टीचिंग का मेन पर्पस ये होता है कि आपको नॉलेज दी जा सके, आप में एक अंडरस्टैंडिंग और स्किल की डेवलपमेंट कराई जा सके। देन टीचिंग जो है वो एक कॉन्टैक्ट होता है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी। मोर मैच्योर पर्सनैलिटी मीन्स आपके टीचर्स, और लेस मैच्योर मीन्स आप जिन्हें एजुकेशन देनी है, जिन्हें वो समझ डालनी है और जिन्हें वो स्किल सिखानी है। तो टीचिंग जो हो गया वो कॉन्टैक्ट हो गया मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में, जहाँ पे लर्निंग का जो है एक्सचेंज हो रहा है। टीचिंग कैन बी कंसीडर्ड एज आर्ट ऑफ असिस्टिंग। मतलब टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है जिसमें असिस्ट किया जाता है, जिसमें हेल्प की जाती है एक लेस इन्फॉर्म्ड लर्नर को, मतलब स्टूडेंट को, बाय अ मोर लर्नड पर्सन। यानी जैसे सब आता है उसके द्वारा आपको सिखाया जाता है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को शार्पन कर सको। एंड क्योंकि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसके लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। टीचर को पहले प्लान करना पड़ता है कि आपको वो कैसे पढ़ाएंगी, क्या पढ़ाएंगी, कितना पढ़ाएंगी। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ मच, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना जैसे हम फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं, अब हम 16 मार्क्स में देखेंगे कितना पढ़ना है। तो उस तरह से ये स्लाइड्स प्रिपेयर की गई हैं कि हाँ 16 मार्क्स में इतना लिखना है। तो टीचिंग का जो है स्टेप्स में करना पड़ता है, और इन्हीं स्टेप्स को, ये जो स्टेप्स मिलकर एक पूरा जो मैटर जो है प्रिपेयर करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस ऑफ टीचिंग हो गया कि टीचिंग क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या इसके लिए प्रिपरेशन नीडेड है, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases या स्टेजेस विच इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो। ये ठीक उसी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं नोट्स जिस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल या एक्सप्लेन प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे और इस तरह से लिखना शुरू करोगे स्टार्टिंग से फॉर 16 मार्क्स। आगे देखते हैं। अब फेजेस ऑफ टीचिंग में अगर आप देखो तो 3 फेजेस हैं। प्री एक्टिव फेज, प्री का मतलब है पहले, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट मीन्स बाद में। प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं और इंटरएक्टिव फेज को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी बोलते हैं। एंड पोस्ट एक्टिव फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवैल्यूएशन स्टेज, जिसमें टीचर इवैल्यूएट करती है, ये जानती है कि जो उसने पढ़ाया है, जो भी टीचर ने आपको समझाया है वो आपको किस हद तक समझ आया है। तो ये होती है हमारी थर्ड फेज। अब हम एक एक करके सारी फेजेस डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी फेज शॉर्ट नोट्स में मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मिल जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्री एक्टिव फेज या इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, तो आप उस फेज को एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर द 4 मार्क्स। कंटेंट आप यही लिखना। आई गारंटी यू कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। एंड अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फेजेस को। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज मीन्स प्लानिंग स्टेज, जहाँ टीचर प्लान करेगी कि किस तरह से उन्हें जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, गाइड करना है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग स्टेज एंड इट इज़ द फेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग। सेकेंड, अगर एक टीचर अच्छी प्लानिंग करेगी तो जो टीचिंग होगी वो स्मूथली चलेगी। तो गुड प्लानिंग मेक्स द टास्क ऑफ टीचर स्मूथ, फंक्शनल एंड सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर क्लास में आ जाए और टीचर को यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, या फॉर एग्जाम्पल अगर एक चैप्टर दे दिया जाए जो बहुत डिटेल में है, तो अगर टीचर ने प्रिपेयर नहीं किया है
तो हाउ विल टीचर स्टार्ट एंड मूव फर्दर, तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो शी हैज़ टू प्रिपेयर समथिंग ना. सो प्री एक्टिव फेज़ में टीचर क्या करती है, प्लानिंग करती है क्लास में जाने से पहले कि वो किस तरह से पढ़ाएगी, और जब ये प्लानिंग वो कर लेती है तो टीचिंग जो है वो बहुत स्मूथली चलती है एंड उनका जो लेक्चर है, उनका जो लेसन है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है. प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, द प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज कैरिड ओवर. तो प्री एक्टिव फेज में जो टीचिंग की प्लानिंग है वो करी जाती है. देन इस फेज के अंदर वो हर एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो टीचर क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम में एंटर करने से पहले परफॉर्म करती है. प्री टीचिंग कंसिस्ट, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ प्लानिंग ऑफ लेसन. अब जो टीचर ने लेसन प्लान करना है क्लासरूम में जाने से पहले, वो जो लेसन प्लानिंग है दैट इज टू बी सीन इन ब्रॉडर टर्म्स, नॉट मेयरली द डिज़ाइनिंग ऑफ अ लेसन प्लान. मीन्स सिर्फ टीचर को एक लेसन प्लान डिज़ाइन नहीं करना, बट ब्रॉडली जो है उस कॉन्सेप्ट को समझना है और प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है जो मुझे अचीव करने हैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने में. देन डिसीजन लेना कि मैं कौन सा कंटेंट चूज़ करूँगी, कैसा कंटेंट चूज़ करूँगी. कभी कभी सपोज़ आपको एक लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, उस लेक्चर में टीचर ने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया, सो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब दोज वर्ड्स. सो इट्स नेसेसरी फॉर टीचर कि वो ये देखे कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह की उनकी नीड्स हैं, कैसा वो समझ पाते हैं, क्या उनकी वोकैबुलरी है, कितना उनका मेंटल एबिलिटी है. तो ये सारी चीज़ों को देखकर कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, और कंटेंट को बेसिकली टीचर को इजी वर्ड्स में ही प्रिपेयर करना है ताकि सभी बच्चों को समझ आ जाए, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट द सेम वन. देन द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स, क्या स्ट्रैटेजीज और मेथड्स जो है अडॉप्ट किए जाए टीचिंग में कि बच्चे को समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को कोई इक्वेशन है, सपोज मैथ्स की इक्वेशन है, ओरली समझ आ जाती है, तो किसी को लिख के आती है, तो किसी को पूरा प्रूफ चाहिए कि किस तरह से ये हुई है, आप हमें प्रूफ करके दिखाओ कैसे डिराइव हुई है. तो हर एक की जो है हर एक की जो कॉन्सेप्ट को लेने की पार है वो डिफरेंट है. तो टीचर को अपने मेथड्स भी इसी तरह से डिज़ाइन करने पड़ते हैं. अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ ले, तो वो उसे प्रूव करके दिखा पाए. देन टीचिंग एड्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे अभी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है और यू आर सीइंग माई लेक्चर, तो ये भी ऑनलाइन डिलीवर किया जा रहा है. तो ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या है, आपके सामने स्लाइड्स है, एक पेन का यूज़ हो रहा है, एंड आई एम डिलीवरिंग अ लेसन टू यू. सो आई एम यूजिंग अ पेन एंड दी स्लाइड्स. सो दीज आर बेसिकली टीचिंग एड्स जिनकी हेल्प ली जाती है. एड्स मीन्स हेल्प, तो जिनकी हेल्प लेकर टीचर आपको पढ़ा रही है. जैसे क्लास में क्या होता था, क्लास में टीचर पहले कैसे पढ़ाती थी, ये तो हो गया आपका वर्चुअल लेसन जो आजकल चल रहा है. तो क्लास में टीचर कैसे पढ़ाती है, यूजिंग ब्लैक बोर्ड, देन यूजिंग चॉक, डस्टर. सो दीज आर ऑल टीचिंग एड्स. या फिर अगर कोई सोशल्स का सब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या होगा, मॉडल का यूज़ किया जाएगा, मैप का यूज़ किया जाएगा, राइट. तो उससे आपको समझाया जाएगा. तो ये सब होते हैं टीचिंग एड्स. तो जो लेसन को प्लान करना है वो ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाता है, और प्लानिंग के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है व्हेन टीचर इज गोइंग टू डिलीवर अ लेसन. आगे देखते हैं. प्री एक्टिव फेज़ जो हमारी है, अब प्री एक्टिव फेज़ के अंदर ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टीचर को परफॉर्म करनी है. दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग गोल्स. सबसे पहले गोल्स डिसाइड करने हैं. टीचर फॉर्मुलेट्स द गोल्स, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स. Then objectives one determined according to students' psychology and the needs of society and school. अब जो objectives teacher determine करेगी वो किसके according होंगे, obviously according to students' mind, student की psychology, student के mind के according, and according to the needs of society and school. और जिस तरह से जो instructions है वो school से deliver होंगी और society से deliver होंगी. Society in the sense used to talk about the government policies. देन सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ अबाउट सेलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट. अब जो टीचर को कंटेंट सेलेक्ट करना है या जो सब्जेक्ट मैटर चूज़ करना है, ये फेज़, इस फेज़ में ये एक्टिविटी इंक्लूडेड है. फॉर कंटेंट सिलेक्शन टीचर क्या ध्यान रखेगी अपने दिमाग में, पहला सिलेबस की डिमांड क्या है. ऐसा तो नहीं है ना कि सपोज़ एक इंग्लिश की टीचर है, आपको जो क्लास में पढ़ा रही है वो आपके सिलेबस में ही ना हो. तो टीचर को सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, करिकुलम देखना पड़ेगा कि क्या जो है सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वही उससे रिलेटेड ही आपको पढ़ाएंगे.
देन बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेड लर्नर्स या स्टूडेंट्स, मतलब कैसा बिहेवियर है, कैसी मेंटल एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, किस तरह से वो समझते हैं, किस तरह से वो ग्रैब करते हैं किसी चीज़ को, ये भी जो है टीचर को देखना पड़ता है। तो कंटेंट को की सिलेक्शन में टीचर को सिलेबस देखना पड़ेगा एंड अपने स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी देखना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं कंटेंट पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं थोड़ा इस ढंग से पढ़ाऊँ कि हर तरह के बच्चे को वो समझ आ जाए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगी। इन केस यू हैव डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल श्योरली एड्रेस योर डाउट्स, और यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल और वहाँ पर भी आप अपनी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब टीचर को जो है अपने आइडियाज़ को, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया तो मैं कंटेंट को अरेंज भी तो करूँगी ना एक प्रॉपर मैनर में जिस तरह से डिलीवर होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको एंडिंग पहले बता दूँ स्टार्टिंग बाद में बताऊँ। तो अरेंजमेंट भी होगी उस आइडियाज़ की, उस लेसन की, एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो आफ्टर सेलेक्टिंग कंटेंट टीचर अरेंज करेगी अपने कंटेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में। देन फोर्थ पॉइंट है सेलेक्टिंग प्रॉपर मेथोडोलॉजी। अब जो मेथोडोलॉजी है टीचर की, जो मेथड है टीचर का, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या बच्चे की नीड्स है, किस तरह से वो मतलब जो है समझेगा किसी चीज़ को। और ये जो मेथड है, ये जो ऑपरेशन है, ये जो प्रोसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में कि टीचर का जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो प्रॉपर हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अब जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ टीचर को यूज़ करनी है वो टीचर को पहले ही सोचनी पड़ेगी। एट द स्पॉट आपको कुछ चीज़ें याद नहीं भी आती तो टीचर को बिफोर हैंड ये देखना पड़ेगा कि मैं किस डिवाइस का यूज़ करूँगी पढ़ाते हुए। सपोज़ मैंने आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाना है तो आपको जो स्टेट्स हैं वो समझ नहीं आ रही है तो आई यूज़ मैप समझाने के लिए। तो ये जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ है ये टीचर को पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह से इस चीज़ को समझाऊंगी और बेटर समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जैसे डिफरेंस बिटवीन दिया तो टाइटल लिखा और उसके पॉइंट्स लिख दिए यहाँ, फिर उसके बाद टाइटल लिखा पॉइंट्स लिख दिए। तो ये मेथड ठीक नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट मेथड इज़ करेक्ट, आप एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ वो टाइटल लिखो, यहाँ वो टाइटल लिखो और डिफ्रेंशिएट करो कि फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। तो ये होता है एक प्रॉपर मेथड। तो ऐसे ही टीचर को देखना पड़ता है कि किस तरह से बच्चा अच्छे से समझेगा, वही वो चीज़ यूज़ करे। देन व्हेन द टीचिंग एड्स विल बी यूज्ड, और कब इनका यूज़ करना पड़ेगा, किस चीज़ में। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ में ही टीचिंग एड्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, किसी किसी चीज़ में करना पड़ता है समझाने के लिए। एंड व्हेन रिकैप्सुलेशन और इवैल्यूएशन एक्सेट्रा शुड बी डन, और कब लेसन को रिवाइज कराना है, कब इवैल्यूएशन करनी है, कब उसका मूल्यांकन करना है और देखना है कितना समझ में आया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी 5th पॉइंट में कवर होती है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। 6th पॉइंट है डिसाइडिंग द ड्यूरेशन, प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब टीचर को ये भी डिसाइड करना है कि कितने टाइम में चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है, और किस तरह से क्लास को जो है मुझे मैनेज करना है। देन डिसीजन अबाउट इवैल्यूएशन टूल्स, कि किस तरह से टीचर जो है आपका इवैल्यूएशन करेंगी, मूल्यांकन करेगी। या तो टीचर की मर्जी है कि पूरा चैप्टर ख़त्म कर दे और फिर टेस्ट ले, या फिर रोज़ आपसे पूछे, है ना, ये भी इवैल्यूएशन का तरीका है। ओके, सो आई होप फर्स्ट फेज जो है क्लियर हो गई होगी सबको। आगे चलते हैं इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग पे। अब ये 4 मार्क्स में अगर आए तो आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। अगर इंटरैक्टिव फेज 4 मार्क्स में आए तो आप यहाँ से लिखोगे, एंड अगर 16 में आए तो आपको ये पूरा लिखना है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है, अब टीचर ने पूरी प्लानिंग कर ली कि मैं क्लासरूम में एंटर करने से पहले जो है स्टूडेंट के साथ ये इस तरह से जो है उन्हें पढ़ाऊंगी, क्या मैं टीचिंग एड्स यूज़ करूंगी। अब बारी आई कि किस तरह से ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, मतलब किस तरह से इस प्लान को मैं जो है असलियत में जो है उतार पाऊंगी। तो वो हो गई इंटरैक्टिव फेज, मतलब जब एक्चुअल टीचिंग होगी तो इसमें क्या आता है, इसमें कौन से ऑपरेशंस आते हैं इंटरैक्टिव फेज में, क्या क्या टीचर को जो है परफॉर्म करना होता है, दैट इज़
This phase of teaching include all those activities which a teacher use after entering the classroom. तो टीचर क्लासरूम में एंटर करने के बाद जितनी चीज़ें जो है करती हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है एक स्टूडेंट को लेसन समझाने के लिए, ये आते हैं इंटरैक्टिव फेज में. यहाँ पर टीचर जो है कुछ टेक्निक्स का, एड्स का और मटेरियल का जो उन्होंने फर्स्ट फेज़ में प्लान किया है, प्री एक्टिव फेज़ में प्लान किया, उसको यूज़ करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स उनको अचीव करने हैं वो अचीव कर पाए और स्टूडेंट को जो लेसन है वो समझा पाए. तो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस जो है कैरी आउट किए जाते हैं वो हम देखेंगे एक एक करके. तो पहला ऑपरेशन है क्लास की सेटिंग. इट रेफर्स टू एक्टिविटी ऑफ. ये टीचर को जानना है कि साइज क्या है क्लास का, क्या मूड है लर्नर्स का, कि बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने में, अटेंटिव है या नहीं है, कौन से बच्चे डिसइंटरेस्टेड है, किन बच्चों का मन नहीं है पढ़ने में, कौन नेग्लिजेंट है, कौन ध्यान नहीं देता, और कौन से बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो सिर्फ फालतू का जो है ट्रबल क्रिएट करते हैं. तो ये सारी टीचर की जो है नोन में चीज़ें होनी चाहिए इन द फर्स्ट ऑपरेशन. सेकेंड, नोइंग द लर्नर्स. अब यहाँ पे टीचर को जो है जानना पड़ेगा कि क्लास में कैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी प्रीवियस नॉलेज है, उन्हें कितना पता है उसके बारे में. फॉर दिस द टीचर कैन स्टार्ट बाय नोइंग द एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड एकेडमिक बैकग्राउंड्स ऑफ न्यू लर्नर्स. तो ये टीचर को कैसे पता चलेगा? जब टीचर उनके साथ इंटरेक्ट करेगी और ये जानेंगी कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है और कैसा उनका एटीट्यूड है, क्या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है. सपोज़ आप एक न्यू क्लास में जाते हो तो सबसे पहले दिन तो नहीं है ना कि टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है. ही और शी यूज़ टू टेक सम इंट्रोडक्शन कि येस आप अपना अकेडमिक बैकग्राउंड बताओ, आपके कैसे मार्क्स थे आपके प्रीवियस क्लास में, और आप के इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा एबिलिटीज़. तो ये सारी टीचर जो है आपसे पूछती है. तो वो क्यों पूछती है? ताकि वो जान सके येस व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, ठीक है, आप किस तरह के बच्चे हो. देन स्टार्टिंग टीचिंग. अब इस स्टेज में टीचर पढ़ाना शुरू करती है और हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक ढंग होता है. दिस इज़ डन आफ्टर डायग्नोसिंग बाय क्वेश्चनिंग. और कभी कभी टीचर क्या करती है, स्टार्ट करने से पहले ही चैप्टर को आपसे क्वेश्चनिंग करती है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है. तो यहाँ दो तरह की टेक्निक्स है, एक है इनिशिएशन और दूसरा है रिस्पॉन्स. इनिशिएशन मीन्स टीचर इनिशिएट करेंगी क्वेश्चन और वो ये चाहती है कि आप जो है उसका रिस्पॉन्स दो, आंसर दो, ताकि टीचर को ये पता चल पाए आपको कितना पता है, ठीक है. और ये इनिशिएशन और रिस्पांस को क्या कहते हैं, वर्बल इंटरेक्शन, जिसमें टीचर आपसे वर्बली बातें करती है, जिसमें टीचर आपसे वर्बली क्वेश्चन कर रही है, आप आंसर दे रहे हो. तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड फेज ऑफ टीचिंग की बात. आगे देखो, द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, और ये है लास्ट फेज हमारी टीचिंग की, थर्ड फेज. इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन फेज. मतलब जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया है वो ये देखना चाहती है कि आपको कितना समझ में आया है. तो इस स्टेज में क्या होता है, टीचर जो है टेस्ट या क्विज़ेस जो है रखती हैं ये देखने के लिए कि बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, क्या नीड है बच्चे को और समझाने की, और ऑब्ज़र्व करती हैं कि क्या रिएक्शन आता है स्टूडेंट्स का जब क्वेश्चंस जो है उनसे पूछे जाते हैं, एंड इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस एंड कमेंट्स, और कैसे बच्चे जो है कमेंट्स करते हैं. जैसे सपोज़ टीचर एक क्वेश्चन पूछती है तो जब इंटरेक्शन होता है तो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं ना कि उन्हें कैसा लगा है, मतलब इजी लगा है, डिफ़िकल्ट लगा है, या उन्हें नीड है और समझने की. तो ये सारी चीज़ें जो है थर्ड फेज़ में होती है, मतलब इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ है ये. Summing up teaching task. To sum up, the teacher asks the question from the learners. अब पूरे जब चैप्टर आपको समझा दिया जाता है तो टीचर क्या कहती है, किसी एक बच्चे को खड़े होके करके या फिर हर एक को बोलती है कि ठीक है आप खड़े हो और चैप्टर को समराइज़ करो, ताकि और अच्छा इंटरेक्शन हो और अच्छा बच्चों को समझ आए, या किसी को अगर नहीं समझ आया अभी भी कुछ तो बेटर वे में वो समझ सके. देन एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस एट द पोस्ट एक्टिव फेज. अब इस फेज़ में क्या ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ होती है वो जानेंगे हम. फर्स्ट एक्टिविटी जो यहाँ होती है वो है डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर चेंजेस. यहाँ टीचर क्या करती है, कंपेयर करती है कि क्या बच्चे के अंदर जो है बिहेवियरल चेंज आया है उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस से, और अगर बच्चे के अंदर जो बिहेवियर चेंज है वह ऑब्जर्व होता है, ठीक है,
तो ये दिखता है कि हाँ, जो टीचर ने पढ़ाया है या जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी वो इफ़ेक्टिव रही है। सपोज़ एक स्टूडेंट जो है वो मीडियोकर है, ठीक ठीक पढ़ता है, और टीचर ने उसे बहुत अच्छे से जो है कोई चीज़ समझाई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो टीचर को भी लगता है ना कि हाँ, जो मैंने समझाया है वो इफ़ेक्टिव है, वो काम का है, और बच्चे को समझ आ गया और बच्चा भी कुछ मेहनत कर रहा है। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फेज का ऑपरेशन, सेलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। अब यहाँ टीचर क्या करती है, फॉर कंपेयरिंग डिज़ायर्ड एंड एक्चुअल बिहेवियर चेंज द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट। अब चेंजेस देखने के लिए एक बच्चे में टीचर को क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है ताकि बच्चे को ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो टीचर को अप्रोप्रिएट डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है ताकि बच्चे को ईजिली जो भी टीचर पढ़ा रही है वो समझ आ जाए, और अगर वो स्टूडेंट मीडियोकर है या बहुत डल है तो उसके लिए वो बेटर हो जाए। देन चेंजिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टेस्टिंग। अब टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टेस्ट की स्ट्रैटेजीज है वो भी बदलती रहनी चाहिए, इवैल्यूएशन की स्ट्रैटेजीज भी वो बदलते रहे। स्टूडेंट्स टेस्टिंग रिजल्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस। अगर सपोज करो कि टीचर जो है आपका टेस्ट ले रही है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो टीचर को वो चीज़ बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि जब तक चैप्टर ख़त्म हो रहा है बच्चे याद नहीं रख पा रहे, तो इससे बेटर क्या है कि आप हर रोज़ जो है एक छोटा सा रिवीजन दे दो 5 मिनट का, ताकि बच्चा रिकॉल कर पाए। ठीक है, तो टेस्ट बाद में लेने के बजाय आप आधा चैप्टर ख़त्म करा कर टेस्ट ले लो। ठीक है, उसके बाद एक बार टेस्ट ले लो और फिर फुल टेस्ट लो, ताकि बच्चे का ईजिली एक बेस प्रिपेयर हो जाए। तो ये तो हो गई चेंजिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टेस्टिंग के बारे में। दैट स्टूडेंट्स टेस्टिंग रिजल्ट is also used for evaluating effectiveness of instructions and teaching strategies. It should also provide a base for improving the teaching and changing strategies for teaching. तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, तीनों फेजेस जो हमने डिस्कस करी है डिटेल में। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एंड इन केस स्टिल डाउट्स हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी तरह से हम सारे बीएड के टॉपिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के डिस्कस करेंगे डिटेल में 16 एंड 4 मार्क्स के लिए। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बीएड के एग्ज़ाम्स लिख रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। एंड प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके अगर वो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। Do share and subscribe the channel for more videos on B.Ed. Thank you so much students for watching the video.